साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सबसे कुशल होंगे। साथियों, इससे पहले हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मॉडल पेपर फर्स्ट का कंप्लीट एनालिसिस किया था। आज हम मॉडल पेपर 2 का पार्ट 1 लेके आए हैं। साथियों, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक और क्वेश्चन इसमें से निकल रहा है कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किन्होंने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है साथियों। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कब किया है इनका उद्घाटन इन्होंने? तो इन्होंने किया था साथियों, लगभग सभी को पता है कि DPL की जो है स्थापना 1951 में यूनेस्को और भारत सरकार दोनों ने मिलकर की थी, है ना। यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार ने DPL की स्थापना कब की थी साथियों? तो 27 अक्टूबर को, है ना। कब? 27 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 1। 27 अक्टूबर 1951 को किन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सेंट्रल रीजनल ऑफिस ऑफ UGC इज नाउ लोकेटेड। सेंट्रल क्षेत्रीय कार्यालय UGC का, ना, केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय UGC का कहाँ पे है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में साथियों UGC का क्षेत्रीय रीजनल कार्यालय स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक लाइब्रेरी द पीपुल्स यूनिवर्सिटी। तो द पब्लिक लाइब्रेरी द पीपुल्स यूनिवर्सिटी इज ए जनरल आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1964। तो 1964 में किस पे द पब्लिक लाइब्रेरी द पीपुल्स यूनिवर्सिटी पे एक जनरल आर्टिकल प्रकाशित किया गया था, जिसके लेखक कौन थे साथियों? तो इसके लेखक थे कैथलीन मॉल्ज, है ना, कैथलीन मॉल्ज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, द पब्लिक लाइब्रेरी। वैसे साथियों, आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पब्लिक यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? द पब्लिक यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? तो पब्लिक यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी को। पब्लिक लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? तो द पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहते हैं साथियों। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर। पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ, है ना। कौन सा राज्य था जिसमें डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 लागू नहीं हुआ था साथियों? तो जम्मू कश्मीर में, है ना। आपको पता है 2005 में जो RTI एक्ट आया था वो भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट जो 1954 में प्रकाशित हुआ था वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियंस। लाइब्रेरियंस के जो स्टेटस है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना, कौन सा एक बोर्ड का उद्देश्य, ब्रॉड उद्देश्य, है ना, ब्रॉड उद्देश्य। ब्रॉड का मतलब होता है ब्रॉड, एक तो होता है शॉर्ट में, एक होता है ब्रॉड, यानी मतलब बहुत बड़े स्तर पे, है ना। किसका उद्देश्य? ब्रॉड, प्रमुख उद्देश्य, प्रधान उद्देश्य, है ना, किसका है? तो यह ILA का, है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1933 में, सितंबर 1933 में। कौन सी सितंबर को? तो 12-13 सितंबर को, है ना, 12-13 सितंबर को ILA की स्थापना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, EMS एक अवार्ड है, द बेस्ट लाइब्रेरी विच इज़ ओवर 50 ईयर। इसने अपने 50 साल पूरे किए हैं। कब? 2022 के अंदर, है ना। वाज वोन बाई ए उपासना लाइब्रेरी कोझिकोड, है ना, उपासना लाइब्रेरी कोझिकोड को ये है दिया गया है। तो यह अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया गया है साथियों? तो सॉरी, किसके द्वारा जीता गया, है ना। ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो द EMS अवार्ड फॉर द बेस्ट लाइब्रेरी विच इज़ ओवर 50 ईयर ओल्ड इन 2012 वोन बाई, किसके द्वारा जीता गया है? तो किसके द्वारा जीता गया साथियों?
तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी मुलाथुमूर्ति पब्लिक लाइब्रेरी एर्नाकुलम है ना। एर्नाकुलम ये कहाँ पे है? तो केरला में है साथियों, है ना। तो इसको एर्नाकुलम की जो ये लाइब्रेरी है इसको दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ओरिजिनल टाइटल ऑफ द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। तमिलनाडु लाइब्रेरी 48 का जो है टाइटल क्या था? द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, मद्रास एक्ट 1948 रूल मेड 3 अंडर, है ना। तो ये क्या है साथियों? तो ये आपको देखना है कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये देखो साथियों, सबसे पहले 10 जो 10 के लिए है ना, 10 10 20 और 4 यानी ये है 24। कितना है? 24 है ना साथियों। 10 + 10 + 4 इक्वल टू 24 ऑफ 1948 एंड रूल मेड देयर अंडर, है ना। तो ये है इसका टाइटल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द 4th स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आइडेंटिफाई बाई ALA के द्वारा, है ना। जो 4th स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दिया गया है वह 2017 में दिया गया है। जो किसके लिए दिया गया था? इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, ये वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, द 4th स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, है ना। इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस IATLIS वाज फाउंडेड इन। तो कब जो है इसकी स्थापना हुई थी? किसकी? IATLIS की, है ना। यह क्या है? तो भारत के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अध्यापकों का एक संकाय है साथियों। ये किसका? पुस्तकालय विज्ञान के जो टीचर हैं, जो उसके टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनका संकाय है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो पंजाब में, है ना। कौन से राज्य में? पंजाब में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द ओनली चार्टर्ड बॉडी इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड टू यूनाइटिंग, सपोर्टिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स एंड लाइब्रेरियंस। तो कौन सा जो है संस्था है जो किसके बारे में? चार्टर्ड बॉडी। तो चार्टर्ड बॉडी कौन सी है साथियों? तो आपको पता है स्लिप की फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इसकी फुल फॉर्म है। तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट कौन सा हुआ? स्लिप, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। कॉलम क्लासिफिकेशन इज ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय। तो CC, है ना। कॉलम क्लासिफिकेशन के शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं हम? CC, जिसकी स्थापना 1933 में। और CCC की स्थापना 1934 में। CCC की फुल फॉर्म आपको पता है, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। इन दोनों की स्थापना किसने की थी? रंगनाथन ने। किसने? SR रंगनाथन, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 12। द 5 फंडामेंटल फैसेट्स कैटेगरीज यूज्ड इन कॉलम क्लासिफिकेशन टू स्पेसिफाई द sorting of a publication is collectively known as। तो किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे मुख्य मेन क्लासेज है कॉलम क्लासिफिकेशन के, तो इसको PMEST, है ना। किस नाम से? PMEST। तो इसको पता है आपको PMEST की फुल फॉर्म? पर्सनैलिटी, P यानी पर्सनैलिटी, M यानी मैटर, M यानी मैटर, फिर है E का क्या हो जाएगा? एनर्जी, और एस का हो जाएगा स्पेस, और फिर लास्ट में क्या है? टाइम। तो टाइम के लिए T4 टाइम, है ना साथियों, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन एपोपा पैटर्न अरेंजिंग डॉक्यूमेंट ऑन सेल्फ। ए किसके लिए है इसमें? एपोपा पैटर्न में। तो ए है अलाइन, और यू है अम्ब्रेला, और P है पेनुम्ब्रेला, है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है तीनों की, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट
एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, एनुमरेटिव यानी परिगणनात्मक जो वर्गीकरण पद्धति है उसके लिए कौन सा सही है ना, किसके लिए पूछा गया है इसमें, परिगणनात्मक है ना। तो एन एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू लिस्ट ऑल सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। एन एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन इज रिजिड इन नेचर, नेचर में क्या रिजिड होती है क्या, नहीं होती है। कोलन क्लासिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है क्या कोलन क्लासिफिकेशन, बताओ, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ओनली ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑथर और एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी इज कॉल्ड, एक लेखक और संपादक, डिक्शनरी का जो लेखक और संपादक होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, है ना, क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मेन क्लासेज आर देयर इन डीडीसी, डीडीसी में जो मेन क्लासेज होती हैं, कितनी मेन क्लासेज होती है, मुख्य रूप से कितनी मेन क्लासेज होती है, तो 10 है ना, 10 होती है, कितनी, 10। और 10 का सबसे पहले 000 से लेके 999 तक है ना, ये मेन क्लासेज होती है। ध्यान रखना 000 से 999 तक, न कि 111 से 000 तक है ना, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि 111 से 000 तक, बाकी ये नहीं होगा 000 से 999 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन डीडीसी क्लास 500 इज़ डिवोटेड टू, किसको, 500 किसके लिए डीडीसी में, तो प्योर साइंस के लिए है ना साथियों, किसके लिए है, प्योर साइंस के लिए। और जो 600 है वह किसके लिए है, तो ये है टेक्नोलॉजी के लिए साथियों, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन डीडीसी क्लास नंबर आर लिस्टेड इन ग्रुप्स ऑफ, कितने ग्रुप में है ना, डीडीसी की जो क्लास नंबर है वो कितने ग्रुप में समाहित है, तो 3 डिजिट में है ना, 3 डिजिट में। अभी मैंने बताया आपको कहाँ से है डीडीसी के नंबर, 000 से 999 तक, तो ये कितने डिजिट हुए साथियों, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने डिजिट में समाहित है, कितने ग्रुप में, तो 3 ग्रुप के अंदर है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों इसमें हम एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि जो क्लास नंबर है वह अगर उसको ग्रुप्स की दृष्टि से देखा जाए, वैसे तो क्लास नंबर 3 डिजिट के होते हैं, है ना, डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट है, लेकिन अगर हम समूह की बात करते हैं तो आपको पता ही है, सबसे पहले मेन 10 क्लास, उसके बाद में वही 10 क्लास 100, उसके जो उपसमूह 100 में, और 100 जो है वो कितने में, 1000 में है ना। तो इस तरह से सबसे पहले 10 में, फिर 100 में, और फिर 1000 में है ना। तो ये भी कितनी कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 डिजिट। वैसे इसमें डिजिट पूछा गया है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे है ना। और वैसे क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप्स में, बट इसका राइट आंसर 3 डिजिट है ना। हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनोमी, जो टेक्सोनोमी टर्म है किसके द्वारा खोज की गई, इस टेक्सोनोमी वो शब्द की है ना। तो इसका राइट आंसर एस आर रंगनाथन नहीं होगा, मेलविल डेविड नहीं होगा, डेविड सेक नहीं होगा ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अगस्टिन पेरामस डे कैंडोले है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, विशेष तौर से जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन, पहला संस्करण कॉलम क्लासिफिकेशन का, तो पहला संस्करण कब आया था साथियों, 1933 में। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको
1931 में क्या आए थे, फेवलॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और मेलविल डेवी है ना, जो अमेरिका में ग्रंथालय विज्ञान के पितामह हैं, उनकी मृत्यु भी कब हुई थी, तो 1931 में है ना। और 1937 में क्या आया था, तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन है ना। और 1957 में क्या था, तो साथियों जो 1931 में फेवलॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आए थे, उनका नेक्स्ट एडिशन आया था 1957 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन्फॉर्मेशन क्या है साथियों, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है अपने को। एक रॉ डेटा, तो रॉ डेटा नहीं होगा ना, रॉ डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ए प्रोसेस डेटा बिल्कुल हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डाटा इन इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इवेल्युएटिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं, है ना। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। मैच द मोड्स ऑफ नॉलेज कन्वर्जन। जो नॉलेज कन्वर्जन के मोड है उनको मैच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन है ना। सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिकरण। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सामाजिकरण। तो सामाजिकरण में क्या होगा साथियों, इसके अलावा एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन और इंटरनलाइजेशन। तो सोशलिज्म में क्या होता है, हम सोशलाइजेशन, अब इससे तात्पर्य यह लगाया जा सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट हम एक बातचीत करते हैं, उसको किसी भी हमारे इस व्यक्ति की, मान लो ये ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कुछ बता रहा है, जैसे कि कोई भी तकनीक के बारे में बता रहा है या कोई भी किसी भी प्रकार की समझ इसके दिमाग में, यह आदमी डायरेक्ट इसके दिमाग में, जो ए के दिमाग में है, वो बी को डायरेक्ट समझा रहा है, सिखा रहा है, और इसके दिमाग में डायरेक्ट वो चीज़ कैप्चर हो रही है। तो ये है क्या है, तो ये है सोशलाइजेशन, यानी कि डायरेक्ट कहाँ से, यानी इसके दिमाग में। तो इसके दिमाग में जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, टैसिट नॉलेज। क्या कहते हैं, टैसिट नॉलेज है ना। और इसके दिमाग में कोई चीज़ जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, टैसिट नॉलेज है ना। यानी कि टैसिट नॉलेज से डायरेक्ट टैसिट नॉलेज अगर कोई जा रही है तो वह क्या कहलाएगा, तो सोशलाइजेशन कहलाएगा, यानी सामाजिकरण है ना, सामाजिकरण कहलाएगा। तो देखो ये हो गया टैसिट नॉलेज। अब बात करते हैं सोशलॉजी हो गया एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन क्या होता है साथियों, तो जैसे हमने बात की थी ये ए और ये बी, तो ये मान लो कि ये ए है, कोई टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, ये बी बच्चे हैं, ये बच्चा मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा है, सपोज करो ट्यूशन पढ़ा रहा है, और यह कुछ सिखा रहा है ना, और यह अपने दिमाग में से सिखा रहा है, यानी ये टैसिट नॉलेज को सिखा रहा है, किसको, टैसिट को है ना। टैसिट नॉलेज को किसको सिखा रहा है, बी को, और बी क्या कर रहा है, उसको नोट डाउन कर रहा है अपनी नोटबुक के अंदर। तो यह क्या है, अपने दिमाग के अंदर नहीं ले जा रहा उस चीज़ को, यानी एक्सप्लिसिट कर रहा है उसको, किसको, एक्सप्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट नॉलेज, यानी कि उसको अपनी नोटबुक में उतार रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टैसिट से एक्सप्लिसिट की ओर है ना। तो यह क्या हो जाएगा, टैसिट टू एक्सप्लिसिट है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। और सोशियोलॉजी में अपन ने क्या किया था, टैसिट टू टैसिट। अब आगे देखते हैं साथियों, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है साथियों, जैसे ये है ए, सॉरी ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं साथियों, तो मान लो कि कोई भी टीचर है, वह बुक ले लिया टीचर ने, और बुक में से बच्चों को पढ़ा रहा है, बुक में से नोट डाउन, उनको क्या करवा रहा है, नोट डाउन करवा रहा है कि आपको यह नोट डाउन करना है। वो पढ़ा रहा है कहीं से भी बोर्ड पे या कैसे भी लिखवा रहा है, किसी बुक में से है ना। तो यह क्या है, दिमाग में से नहीं करवा रहा साथियों, ये कहाँ से, बुक में से करवा रहा है, यानी कि एक्सप्लिसिट नॉलेज से है, एक्सप्लिसिट नॉलेज से नोट डाउन करवा रहा है। कहाँ पे, एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट से लेके एक्सप्लिसिट में है ना, क्योंकि ये दिमाग में ग्रहण नहीं कर रहा है, कहाँ पे, ये भी नोट डाउन कर रहा है बुक के अंदर। तो ये एक्सप्लिसिट नॉलेज से एक्सप्लिसिट नॉलेज की ओर अगर कोई जा रहा है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन है ना।
तो सी में क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, यानी सी चला जाएगा एक ही तरफ। अब बात करते हैं इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन तो जैसे ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो इंटरनलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो यह किसी बुक में से पढ़ा रहा है ना, बुक में से समझा रहा है, बुक में से क्या हो रहा है, समझा रहा है, और बच्चा क्या कर रहा है, उसको अपने दिमाग में डायरेक्ट इंटरनल कर रहा है, दिमाग के अंदर, यानी बाहर नहीं, वो किसी भी नोट डाउन नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठा रहा है, उस चीज़ को सीख रहा है। तो वह क्या हो जाएगा, इंटरनलाइजेशन। वह क्या हो जाएगा, इंटरनलाइजेशन। क्या हो जाएगा, वह इंटरनलाइजेशन, है ना साथियों। तो आपको समझ में आया नहीं आया कि यह क्या है, एक्सप्लिसिट से लेके क्या है, टैसिट नॉलेज, यानी वह अपने दिमाग में डायरेक्ट बिठा रहा है, एक्सप्लिसिट से टैसिट नॉलेज, यानी कि इंटरनलाइजेशन का क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज, यानी 4 में बी ऑफ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले में क्या हो जाएगा, सोशलिज्म। अब हमने देखा था सबसे पहले टैसिट टू टैसिट, है ना, सी। फिर एक्सटर्नलिज्म यानी कि टैसिट टू एक्सप्लिसिट, डी। फिर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या बताया था मैंने, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट यानी ए। इंटरनलाइजेशन में क्या बताया था, एक्सप्लिसिट टू टैसिट, है ना, बी। तो इसका 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो साथियों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर। द बैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सूचना का जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसके बैरियर्स क्या है। तो नोज है क्या, बिल्कुल नोज है ना। अरस्तु सनोन जो सनोन मॉडल है आपका, उसका मुख्य रूप से नोज पे ही जोड़ दिया जाता है ना। सेमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, बिल्कुल। लिस्टिंग, यस। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ये है सारे बैरियर होते हैं सूचना कम्युनिकेशन के, है ना, सूचना संचार के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है साथियों। इन बेडलो SMCR मॉडल, SMCR आपको पता ही है, बेडलो का जो SMCR है ना। एस का मतलब सोर्स, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मैसेज, है ना, एम का मतलब मैसेज हो जाएगा। सी का मतलब क्या हो जाएगा, चैनल, और आर का मतलब रिसीवर, है ना, रिसीवर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सी किसके लिए स्टैंड किया गया है, सी का मतलब होता है चैनल, है ना साथियों। तो चैनल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए ये है ना, ओनली 2 चैनल इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए। साथियों आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है, आजकल के जो एग्ज़ामिनर है वो इस तरीके से ऑप्शन सेट करते हैं। आपने यहाँ पे देखा 1 और 2, और आपने अगर OMR शीट में डायरेक्ट बी पे क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक होने के बाद में अगर आप इधर चेक भी करोगे तो फिर इसको सुधार नहीं कर सकते, यह आपका माइनस में चला जाएगा साथियों, है ना। इसके क्वेश्चन के नंबर कहाँ चले जाएंगे, माइनस में। और अगर एक क्वेश्चन भी माइनस में चला जाएगा तो मान के चलो कि जो अच्छे से अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो लगभग कुछ पॉइंटों से ही एग्ज़ाम के अंदर रहते हैं, और उनके कुछ पॉइंट किस वजह से हैं कि वो जल्दबाजी कर देते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, कम से कम जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उन क्वेश्चन पे तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्लिक करना है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो आपको इजीली आ रहे हैं, उनको गलत नहीं करना साथियों। एग्ज़ाम के अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बातें हैं साथियों। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। द 25 क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया था साथियों, फ्रीटज मतलब ने साथियों, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों एग्जामिनर क्या करता है, शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन में तो सेम दे देता है इस तरह से ऑप्शन, लेकिन आने वाले 1-2 बीच में से ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन देके वो सोचता है कि ये देखते हैं इसका दिमाग कितना है, क्योंकि सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको इसी तरीके से सेम ऑप्शन दे देगा, है ना, कि हाँ बच्चा सोचेगा कि आगे भी ऐसे होंगे, है ना ऑप्शन, बाकी ऐसे होते नहीं हैं। और बच्चा क्या करता है, फिर वो कंटिन्यू गलतियाँ 2-4 क्वेश्चन गलत किया
और फिर वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन की तो बात होती है। तो आपको जो है ऐसे ध्यान रखना साथियों, विशेष रूप से प्रत्येक ऑप्शन का ऑप्शन चेक करने हैं कि क्या मैंने ऊपर 1 है तो ऑप्शन में भी 1 है या नहीं। और साथियों क्वेश्चन का जब तक नहीं बढ़ना, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देख लो। अगर आप 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो तो 25 नंबर क्वेश्चन चालू नहीं हो जाता, वहाँ तक नहीं देख लो, उससे पहले ऑप्शन को नहीं भरना है। आपको ये देखना कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मैंने वो है क्वेश्चन पूरा हल कर लिया। कई क्वेश्चन का उत्तर आगे पीछे छिपा होता है साथियों, और हम जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, तो यह गलती हमें नहीं करना है साथियों। तो साथियों मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ ये पढ़ाना नहीं है, पढ़ तो आप बुक्स में आराम से अच्छी बुक्स गाइड्स मिलती है, उनमें से पढ़ सकते हो, रट सकते हो। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वह है कि बच्चा जो गलतियां कर रहा है, बार बार सिलेक्शन से बाहर होता जा रहा है, उन गलतियों को सुधार करना है। और वो सुधार किस तरीके से हो सकता है, वही चीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बीच बीच में जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है, तो वही चीज़ मैं आपको विशेष रूप से जोर दे के बता रहा हूँ साथियों। मेरा उद्देश्य है आपकी गलतियाँ ना के बराबर गलतियाँ करो और आपका अंतिम रूप से चयन हो, है ना साथियों। तो अगर मेरा योगदान रहता है आपके चयन में, तो मैं इसको अपने लिए सौभाग्य मानूंगा कि हाँ मेरी वजह से मेरा एक जो वीडियो देखने वाला बच्चा है वो उसका चयन हुआ है साथियों, है ना। तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा अगर मेरी वजह से आपका सिलेक्शन होता है तो साथियों अगर आपको यह चीज़ अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी आगे से आगे और ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रयास करें साथियों आपके लिए, ताकि आप बिल्कुल भी गलती न करते हुए अपनी मंजिल को आराम से पाओ, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। जो सूचना समाज है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो सबको पता है, फिल्टेज मैच लगने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बर्न 26 है। बर्न कन्वेंशन इज एसोसिएट विथ। जो बर्न कन्वेंशन है वह किससे संबंधित है साथियों, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में, इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है वो किससे पढ़ा था ना आपने, पेरिस, है ना, कन्वेंशन कब 1883 में, है ना। तो उससे ये लिटरेरी वर्क यस, आर्टिस्टिक वर्क यस। नेक्स्ट ऑप्शन टेकल प्रॉब्लम ऑफ पेटेंट्स। पेटेंशन तो कौन सा था, 1970 में आया था पेटेंट एक्ट, है ना। तो बी और सी यानी 2 और 3 डी ऑप्शन। तो 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग प्रोडक्ट पेटेंट वाज अमेंडमेंट इन विच एक्ट। तो जो पेटेंट एक्ट है 1970 मैंने बताया, उसका अमेंडमेंट कब आया था, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया था साथियों। तो 3 नंबर ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो ये यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है साथियों। विशेष रूप से ऑप्शन भरते टाइम ये देखना है कि हाँ मैं सही भर रहा हूँ, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कॉपीराइट एक्ट गिव राइट टू ऑथर टू। कॉपीराइट एक्ट गिव राइट टू ऑथर टू, है ना। तो रिप्रोड्यूस द वर्क यस, डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ वर्क टू पब्लिक बाय सेल और ट्रांसफर बाय ओनरशिप, मेक ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, ऑल ऑफ द अबव। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अंडर विच कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी अलो कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर राइटिंग, क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च। तो देखो अंडर विच कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी अलो कॉपीराइटेड मटेरियल, तो ये कौन सा लाइब्रेरी मटेरियल के लिए कौन सी चीज़ है वो, जो राइटिंग, क्रिटिसिज्म, कमेंट, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, और इसके लिए कौन सा है, फेयर यूज़, है ना। फेयर यूज़ ध्यान रखना, फेयर यूज़ का संबंध किससे है, कॉपीराइट से। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि फेयर यूज़, आपको एक वर्ड में जो है क्वेश्चन दे सकता है कि फेयर यूज़ का संबंध है, फेयर यूज़ स्टैंड फॉर, तो इसका संबंध किससे है, कॉपीराइट से, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन देखो, अंडर विच टाइप ऑफ सेंसरशिप ऑप्शंस ऑफ मॉरली क्वेश्चनेबल मटेरियल इज सेंसर्ड। तो कौन सा है, मॉरल सेंसरशिप, इसमें क्या है, मॉरल सेंसरशिप, है ना। 30 का 3 नंबर यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट ए
5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किसमें? लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के अंदर। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना साथियों, 5 साल का, है ना, इंटीग्रेटेड कोर्स। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है वह किसने प्रपोज किए थे साथियों? तो एस.आर. रंगनाथन ने, है ना, किसने? एस.आर. रंगनाथन ने। हु प्रपोज द बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, तो यह किसने किए थे साथियों? जो सूचना साहित्य के स्किल्स के बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल हुए हैं, तो यह है M.B. आइसेनबर्ग एंड R.E. बर्कोविच ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। हु डिफाइंड द 21st सेंचुरी लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी विथआउट वॉल्स, कौन सा? ए लाइब्रेरी विथआउट वॉल्स इन विच द कलेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट ऑन पेपर, माइक्रोफॉर्म और एनी अदर टॉन्जिबल form of a physical location but not electronically accessible in digital format through computer network। तो ये है किसने दिया साथियों? तो ये है किसका है? कर्की नहीं है, मेंजेल नहीं है, देवराजन नहीं है, रेटस, है ना। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का रेटस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज ए सब्जेक्ट डिक्शनरी, सब्जेक्ट डिक्शनरी क्या है? रिलेटेड विद द टर्म ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यस बिल्कुल सही। रिलेटेड विद द टर्म ऑफ जनरल सब्जेक्ट, नहीं। रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ऑल सब्जेक्ट, नहीं। रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली वन सब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल लगभग सही उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिलेटेड विद द टर्म ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित होती है क्या? सब्जेक्ट डिक्शनरी, है ना साथियों। तो इस तरीके से आपको उत्तर सही करना है, चारों ऑप्शन देखना है, ये नहीं कि ए सही लग रहा है तो ए ही कर दिया, है ना। यहाँ पे हमारे को अगर ये डी पहले दे देता तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते, लेकिन वो हमारा गलत हो सकता था। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन देखते हुए जो सबसे सटीक उत्तर होता है वही हमें आंसर देना है साथियों। ई बुक कैन बी स्टोर्ड इन, ई बुक्स जो है किस में स्टोर की जा सकती है? तो ई बुक हार्ड डिस्क सर्वर में भी की जा सकती है, CD रोम में भी की जा सकती है और DVD रोम में भी की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ए वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज रिलेवेंट टू फैकल्टी, स्टूडेंट एंड रिसर्च स्टाफ एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो देखो साथियों, इसमें इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी नहीं, एयरडेन नहीं, इन्फोमाइन यस ये हो सकता है, डिवोज नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें से जो हो जाएगा स्कॉलरली इंटरनेट रिसोर्सेज कलेक्शन के लिए कौन सा? इन्फोमाइन, है ना, कौन सा? इन्फोमाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट दैट ऑब्टेन्स सर्वर एज द सिंगल पॉइंट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन? कौन सा है सिंगल पॉइंट एक्सेस के लिए साथियों? तो वेब पोर्टल। क्या है? वेब पोर्टल, है ना। सिंगल पॉइंट एक्सेस का कौन सा स्रोत है? सबसे अच्छा वेब पोर्टल, है ना। आपने वेब पोर्टल देखा ही होगा साथियों, जैसे मान लो कि RPSC की वेबसाइट है या SSC की वेबसाइट है, पर्टिकुलर एक वेब पोर्टल होता है जिसमें उनके सारे एक्सेस होता है, उसी से तो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसी पे एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आता है ना, उसी पे हमारा रिजल्ट आता है और उसी पे हमारा जो है ज्वाइनिंग के लिए आगे आदेश आता है ना, नोटिफिकेशन वगैरह सब। तो वह क्या है? वेब पोर्टल, जिस पे सभी प्रकार के एक्सेस हमें सिंगल पॉइंट पे मिल जाते हैं, है ना। तो वह वेब पोर्टल होता है साथियों। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 39। एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर्म दैट पोस्टेड मैसेज एंड आर्टिकल कनेक्टेड टू ए कॉमन सब्जेक्ट और थीम। तो जो भी मैसेज और आर्टिकल कनेक्टेड टू ए कॉमन सब्जेक्ट और ए थीम, है ना, कॉमन सब्जेक्ट के लिए, तो यह कौन सा है? तो साथियों इसमें हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, है ना। कौन सा? बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों। बुलेटिन बोर्ड में ही हम
अगर जैसे कोई भी नई अपडेट वगैरह आती है तो वह भी किस में आती है, बुलेटिन बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डाटाबेस विच कंटेन ए मिक्सर और टेक्सुअल, इन टेक्सुअल भी हो और न्यूमेरिकल डाटा भी हो, तो कौन सा होता है, टेक्स्ट न्यूमेरिक डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 41, रिसर्च रिपोर्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो रिसर्च रिपोर्ट है वो किसके अंतर्गत आती है साथियों, तो प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आती है रिसर्च रिपोर्ट। विच वन इज सर्च इंजन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो चैट जीपीटी जो है सर्च इंजन की श्रेणी में ही आता है साथियों। एमएस ऑफिस नहीं आता है, जावा नहीं आता है, यूनिक्स नहीं आता है। एमएस ऑफिस किसकी श्रेणी में आता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। जावा यह क्या है, एक लैंग्वेज है ना, एक लैंग्वेज है। और यूनिक्स क्या है साथियों, यूनिक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, है ना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ द KWIC, इसका भी डेफिनेटली वर्तमान में यह पूछा जाता है। KWIC का एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन होगा कीवर्ड इन कंटेक्स्ट, कीवर्ड इन कंटेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एनुअल रिपोर्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट किसके अंतर्गत आती है साथियों, तो जो वार्षिक रिपोर्ट है वह आती है सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत, है ना साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज़ द प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक सोर्स की श्रेणी में गाइड नहीं आती है, स्टैंडर्ड आ सकता है, रेफरेंस बुक नहीं आएगी, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी किसकी श्रेणी में, तो 30 थर्ड से, है ना, 30 सोर्स की श्रेणी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी स्टैंडर्ड जो पेटेंट है, स्टैंडर्ड है, और है ना, ये सारे किस में आएंगे, प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, एन ओपेक इज रिलेटेड, जो ओपेक होता है वह किससे संबंधित होता है साथियों, ओपेक आपको पता है किससे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग OCLC के द्वारा स्थापित है ना, किसके द्वारा, OCLC के द्वारा, तो कैटालॉग सर्विसेज से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर 46 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फर्स्ट पब्लिश इन, कब, सबसे पहले आपको पता है 68 के अंदर, लेकिन इसने क्या कन्फ्यूज़ करने के लिए सब में 68 दे दिया, तो इसको 1768 में, है ना, 1768 से 1773 तक जो भी ऑप्शन में हो वह इसमें राइट आंसर होता है साथियों, है ना। और हम बात करें एनसाइक्लोपीडिया जो अमेरिकाना है वह 1800 कब से, 1828 से 31 तक, है ना, ये इसका काल रहा था, है ना। अब आगे देखो BNB की फुल फॉर्म आगे पूछा है साथियों क्वेश्चन नंबर 48 में, तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, है ना, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंक्वायरी डेस्क कम अंडर, इंक्वायरी डेस्क किसके अंतर्गत आती है साथियों, तो करंट अवेयरनेस सर्विस में इंक्वायरी डेस्क नहीं आएगी, रेडी रेफरेंस सर्विस में बिल्कुल आ सकती है, SDI में नहीं आएगी, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में भी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्वायरी डेस्क का। इंक्वायरी अपन पूछताछ जो डेस्क होती है वो किस लिए होती है, तो किसी भी तरह की हम जाके पूछताछ करते हैं वो होती है रेडी रेफरेंस सर्विस, है ना। करंट अवेयरनेस सर्विस नहीं आएगी साथियों, है ना, काफ़ी लोग इसमें करंट अवेयरनेस सर्विस बता रहे हैं लेकिन वो नहीं होगा, वो गलत होगा आपका, है ना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो हेल्प डेस्क सर्विस बिल्कुल हो सकता है, SDI बिल्कुल हो सकती है, ट्रांसलेशन सर्विस यस, इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे साथियों। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के ही तीनों उदाहरण हैं, हेल्प डेस्क सर्विस यस, SDI यस, ट्रांसलेशन सर्विस यस, है ना साथियों, तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। साथियों आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे उस वीडियो में अगर कुछ इसमें कमियां रही हो तो उसमें सुधार कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को आगे वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी जो आपके साथी लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके साथियों। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।